फाइनल टर्म की प्रिपरेशन फ्रॉम लेक्चर 19 to 45। इसमें तमाम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि आपके इम्पोर्टेंट के तमाम ही जितने भी फार्मूले हैं ना आपके इन लेक्चर्स में ये सारे मौजूद हैं जो कि आपके हैंडआउट्स में मौजूद हैं। ओके, तो फार्मूलाज को मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपने कौन से क्वेश्चन पे लगाना है और किस तरह फार्मूले याद रखने हैं और किस तरह इनको आपने डिटरमाइन करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है द नॉमिनल रेट इज 12% एंड द इन्फ्लेशन रेट इज 5%, फाइंड आउट द रियल रेट अकॉर्डिंग टू द फिशर फार्मूला। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है फिशर्स फार्मूला जो कि लेक्चर नंबर 19 और 20 में है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप फौरन से अपने पास नोट कर लें। मैं आपको ज़रूर ये कहूँगी कि अपने पास इस वीडियो के मज़ीद आगे जाने से पहले अपने पास एक नोटबुक रख लें और एक पेंसिल रख लें। जितने भी फार्मूले हैं वो साथ साथ नोट करते जाएँ ताकि आपके फाइनल टर्म में एंड टाइम पे आप अगर फार्मूले देखने जाएँ तो आपको सारे बिल्कुल अच्छे से करेक्ट वे में याद रहें। याद रखना कि फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो तकरीबन फाइनल टर्म में 26% की वैल्यू रख रहे होंगे और एमसीक्यूज में भी फार्मूले डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, सो ये इग्नोर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। साथ साथ फार्मूले नोट करते जाना। पहला फार्मूला है हमारे पास फिशर्स फार्मूला जो कि है 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। एक बात याद रखना कि चाहे नॉमिनल रेट हो, रियल रेट हो, इन्फ्लेशन रेट हो, जब इन तीनों में से कोई भी एक डिटरमाइन करना हो तो हम उसको उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास इन्फ्लेशन रेट मौजूद है 5%, ठीक है, और नॉमिनल रेट है 12%। तो we can rearrange the formula to solve the real rate। क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉमिनल रेट मौजूद है, इन्फ्लेशन रेट भी मौजूद है, लेकिन रियल रेट नहीं है। तो इस रियल रेट को हम लोग इस तरफ ले आएंगे और नॉमिनल रेट को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला हम जब पुट करेंगे 1 प्लस आर, ये 1 प्लस आर क्या है? अच्छा, एक और बात याद रखना, ये जो कैपिटल आर है ना, इस कैपिटल आर का मतलब होता है नॉमिनल रिटर्न। एक होता है शॉर्ट आर यानी कि ये वाला आर, ठीक है, इस आर का मतलब होता है रियल रिटर्न, और ये जो एच है ना इसका मतलब होता है इन्फ्लेशन रेट। ये तीनों जरूर याद रखना। क्वेश्चन क्या है जी? 1 प्लस फार्मूला क्या है? 1 प्लस नॉमिनल रेट 1 प्लस आर। ओके, तो आर क्या है हमारे पास? 0.12। कैपिटल आर क्या था? नॉमिनल रेट 12%। ठीक है, 12% को जब हम कैलकुलेटर्स या फार्मूला में लिखते हैं तो वो 0.12 होता है। ठीक है, परसेंटेज को इस तरीके से लिखते हैं, याद रखना। उसके बाद 1 प्लस आर है, 1 प्लस आर हम इसी तरह ही लिखेंगे क्योंकि रियल रेट हमारे पास मौजूद नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.05 एच यानी कि इन्फ्लेशन रेट ये रहा 5%। सो 1 प्लस आर इज इक्वल टू, अब आर इस तरफ आ गया तो जब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा 0.066। जब इसको ओवरऑल -1 से करेंगे हम माइनस तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 6.66%। ठीक है, अच्छा, ये परसेंटेज में आंसर रखने के लिए याद रखना, वैसे ये 1.006 -1 जब हम आंसर लाएंगे तो ये भी करेक्ट होगा, लेकिन परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपने आंसर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास परसेंटेज का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सपोज XYZ कंपनी इश्यूज आर 3 years कूपन बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ Rs 5000, इनिशियल प्राइस सेट एट RS। ठीक है, अब इनिशियल प्राइस एक हमारे पास मौजूद है और यील्ड ऑफ मेच्योरिटी। अच्छा, ये यील्ड ऑफ मेच्योरिटी का याद रखना कि इसका मतलब YTM हो सकता है। ठीक है, ये समटाइम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं YTM, तो YTM या यील्ड ऑफ मेच्योरिटी होगा 18%। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इम्प्लिसिट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस? सो इम्प्लिसिट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का हमारे पास फार्मूला है, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इनिशियल प्राइस यानी कि प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यील्ड ऑफ मेच्योरिटी। बिगनिंग वैल्यू, अब यहाँ पर ये कैसे सोल्व हुआ है? बिगनिंग वैल्यू और इम्प्लिसिट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस यानी कि 3043, इसको मल्टीप्लाई किया गया है इसके साथ 548 के साथ। ठीक है, सॉरी, आई हैड अ मिस्टेक। बिगनिंग वैल्यू हमारे पास मौजूद है 3043, ये रही इनिशियल वैल्यू। ठीक है, ये है, और इसको मल्टीप्लाई किया है यील्ड ऑफ मेच्योरिटी यानी कि 18% के साथ, तो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा इम्प्लिसिट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 548। ठीक है, याद रख लेना, बिगनिंग वैल्यू मल्टीप्लाई बाय किसके साथ है? YTM। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इम्प्लिसिट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आ गया है 548।
दूसरे में भी और तीसरे में भी इस तरीके से आप आंसर करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर एंडिंग वैल्यू आपने डिटरमाइन करनी हो तो एंडिंग वैल्यू इज इक्वल टू बिगनिंग वैल्यू प्लस इम्प्लिसिट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। उसके लिए क्या है जी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। वैसे ये इतना जरूरी नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है तो आपने मुकम्मल टेबल बना के आना है, ठीक है। टेबल कैसे बनेगा, अगर हमने इम्प्लिसिट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस फाइंड करना है, बिगनिंग वैल्यू के साथ YTM को मल्टीप्लाई करो तो इम्प्लिसिट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आएगा, फिर इन दोनों इम्प्लिसिट और बिगनिंग को मल्टीप्लाई करने से एंडिंग वैल्यू भी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है एस्टिमेट द रियल रेट विद द हेल्प ऑफ फिशर इक्वेशन। अब यहाँ पर रियल रेट आपने फाइंड करना है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आपने जस्ट फार्मूले को लिखना है और आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है। ये वाले दो फार्मूले भी आप अपने पास नोट कर लें, ये रहे इम्प्लिसिट एंड एंडिंग वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ स्टॉक ऑफ ABC कॉर्पोरेशन इफ इट पेज Rs 25 per share dividend years every year. The policy continues indefinitely and the required rate of return is 20%. This is on the page number 86, handouts के पेज नंबर 86 पे है जी। P0, अच्छा ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फार्मूला, तो ये है ना P0 इज इक्वल टू DR। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके लेक्चर नंबर 20 से लेकर 26 तक के लेक्चर्स हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अक्सरियत में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मैं आपको वैसे तो एक एक्स्ट्रा पेज लगा दूंगी जिसके थ्रू आप समझ जाओगे, लेकिन यहाँ पे भी समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने इसमें याद क्या रखना है, ये चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये याद रख लो कि P0 इज इक्वल टू करंट प्राइस ऑफ स्टॉक। P0 का मतलब होता है प्राइस करंट जो कि चल रही हो, चाहे स्टॉक हो चाहे शेयर हो। P1 का मतलब होता है प्राइस इन 1 ईयर, एक साल में। D1 का मतलब होता है डिविडेंड पेड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये एंड ईयर का होता है या ये नेक्स्ट ईयर का होता है। P2 यानी कि 2 ईयर्स की प्राइस, D2 यानी कि डिविडेंड एक्सपेक्टेड इन 2 ईयर्स। इसके अलावा आएगा dt का मतलब होता है dt या pt, आगे आएगा, ठीक है। dt या pt का मतलब होगा 5 इयर्स या जितने भी 2 से आगे नंबर्स चले जाएं उनके लिहाज से। ये सारा याद रख लो, अपने पास नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास फार्मूला है P0 का, ये P0 है ना, यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, करंट प्राइस ऑफ स्टॉक। सो P0 इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय r, d डिवाइडेड बाय r यानी कि D0 ये होगा, ठीक है। डिविडेंड हमारे पास क्या है जी, 25%, ये रहा, ठीक है। 25% पर शेयर डिविडेंड और रिटर्न क्या है 20%, ठीक है। ये D डिवाइडेड बाय R फॉर रिटर्न है, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 25 डिवाइडेड बाय 0.20 इज इक्वल टू 1.25। ये PO का फार्मूला फौरन से अपने पास नोट कर लें, ठीक है। यहाँ हैंडआउट्स में भी इसको इसी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपने MCQs की तैयारी करनी है तो वो मैं आपको इस पेपर में नहीं करवाऊंगी इस वीडियो में, क्योंकि अगर उनको भी साथ लेके चले तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। इसीलिए पार्ट 2 की जो ये वीडियो आएगी ना, उसमें आपके MCQs जस्ट MCQs होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि डेफिनेशंस होती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं, तो वो वीडियो पार्ट 2 होगी। इसमें जस्ट हम फार्मूलाज की तरफ तवज्जो देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, इन बोथ द केस गिवन बिलो व्हाट विल बी द करंट प्राइस ऑफ स्टॉक। अब स्टॉक की करंट प्राइस को आपने देखना है। यहाँ क्या है, इफ ABC कंपनी ऑन इट्स शेयर इज गिविंग अ फिक्स्ड डिविडेंड Rs 16 per share which will be indefinitely with the required rate of return 12%। अब यहाँ पर अगेन हमने डिविडेंड और रिक्वायर्ड रेट को डिटरमाइन करना था। सो P0 इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाय R, हमारे पास इसको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि जब हमने जस्ट फिक्स्ड डिविडेंड और रिक्वायर्ड, अच्छा फिक्स्ड डिविडेंड ये मैं आपको बता दूं कि ये परपेचुइटी की सिचुएशन होती है जब आपका डिविडेंड बिल्कुल फिक्स हो, यानी कि आगे मजीद आने वाले ईयर्स में बढ़े ना, तो वो होता है आपका फिक्स्ड एसेट, उसमें परपेचुइटी की दिखती है इक्वेशन। तो ये P0 इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाय ये R, ये उसकी इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इस गिविंग डिविडेंड ऑफ Rs 13 पर शेयर, ये इंक्रीज हो रहा है, ऊपर तो फिक्स था ना, यहाँ इंक्रीज हो रहा है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इट इज एक्सपेक्टेड दैट ओवर 1 ईयर दिस शेयर विल बी Rs 120। सो P0 यहाँ पर D1 प्लस P1, D1 याद रखना 1 ईयर हुआ, ये पर शेयर है ना,
पर शेयर हर साल में, और P1 हमारे पास प्राइस है 120, ये रही वर्थ प्राइस 1 ईयर, ठीक है। P1 बताया था ना मैंने ऊपर, P1 याद रखना है 1 ईयर। सो ये 120 है, और 1+R यानी कि रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास 0.26, ठीक है, ये रहा। तो जब इनको हम रकमों को पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर इस तरीके से आएगा। होप सो आप फार्मूले लिख रहे हो, एक पेज बनाएं और उसके ऊपर एक साइड पे लिखें P और दूसरी साइड पे लिखें डी। P यानी कि प्राइस, और दूसरी साइड पे राइट साइड एक आपके D होना चाहिए, और P0, P1, P2, PT, दूसरी तरफ D0, D1, DT, इनके फार्मूले साथ साथ लिखते जाएं। एंड पे आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से इनको याद रखना है, ठीक है। तो ये P0 का फार्मूला, इसको रहने दें, ये आपको समझ जाने के लिए था कि अगर आपका डिविडेंड इंक्रीज हो जाए P0 के लेवल पे, ठीक है, इसको लिखना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है, सपोज अली कॉर्पोरेशन हैज अ पॉलिसी फॉर पेइंग ऑफ RS70 एंड डिविडेंड पर शेयर ईच ईयर, यहाँ पर भी पर शेयर ईच ईयर है, लेकिन ये इंक्रीज नहीं हो रहा है। इफ द पॉलिसी सीम्स टू बी कंटिन्यूड एट द इनफाइनाइट पीरियड, ये देखें यहाँ पर कंटिन्यूड लिखा हुआ है ना, कंटिन्यूड मतलब कि फिक्स्ड नहीं है। Infinite period, what would be the value of share stock with the required rate of return of 45%? P0 is equal to D1 divided by R। अब ये यहाँ पर फिक्स नहीं है तो इसीलिए इसको D1 कर दिए, D सिर्फ नहीं लिखा। तो D1 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू, जब हम इसमें रकमें लिखेंगे तो 156 हमारे पास पर शेयर करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के लिए, और दूसरा हमारे पास क्या है, डिविडेंड पर शेयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीस कॉर्पोरेशन हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ RS पर शेयर। अब यहाँ पर अगेन वो डिविडेंड पे कर रहे हैं। डिविडेंड ऑफ दिस कंपनी ग्रो स्टेडी रेट, स्टेडी स्टेट। अच्छा, स्टेडी स्टेट का याद रखना, जहां भी स्टेडी स्टेट का वर्ड आया ना, वहां पर आपने ये DT का फार्मूला लगाना है। DT इज इक्वल टू D0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस GT। ये स्टेडी स्टेट कोड याद रख लेना। व्हाट विल बी द वैल्यू डिविडेंड इन 5 ईयर्स, ये 5 ईयर्स का भी मैंने बताया था कि DT का मतलब 5 ईयर्स या इससे ज्यादा के साथ। तो यहाँ पेज नंबर 88 पे भी ये मौजूद है, आपके हैंडआउट्स के पेज नंबर 88 पे अगर हम देखें तो यहाँ पर पेज नंबर 88 का मे भी मैंने इसलिए मेंशन किया था कि अगर आपका आ जाए ना डिविडेंड एक से ज्यादा सालों का, तो एक से ज्यादा सालों में याद रखना है D1, D2, D3, आपने इस तरीके से इसको लिखना होता है, ठीक है। इसके अलावा पेज नंबर 88 पे आई थिंक यही एक्सप्लेन करना था, और ये यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, क्या याद है कोड ट्रिक, इसको कैसे याद रखना है कि अगर बात हो रही हो ना डी की, तो डी का मतलब है जी D इज इक्वल टू D0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G। अगर D1 होता तो यहाँ पर मैं D1 लिख देती और इस T को रिमूव कर देती। अगर D2 होता तो यहाँ D2 लिखती और इस T को रिमूव कर देती। तो ये D वाला फार्मूला इस तरह लिखना है। लेकिन अगर प्राइस की बात आ जाए ना, आपने प्राइस फाइंड करनी हो, तो ये बिल्कुल इसी तरह ही रहेगा, लेकिन साथ में आपने लिखना होगा R माइनस G। R कौन सा, कैपिटल वाला, यानी कि नॉमिनल रिटर्न का, ठीक है। R माइनस G, ये इसमें नहीं लिखेगा, ये मैंने जस्ट आपको याद करवाने के लिए लिखा है, ठीक है। अगर प्राइस वाला आ गया तो बस साथ R माइनस G लिखते जाना, और आगे ये 0 हुआ, 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो इस तरीके से लिखना, ठीक है। अब यहाँ पर इसको भी याद रख लें कि DT इज इक्वल टू डिविडेंड आफ्टर T ईयर्स। D0 यानी कि जस्ट पे, D0 बिल्कुल करंट, स्मॉल g होता है, उसका मतलब है ग्रोथ रेट, और T नंबर्स ऑफ ईयर, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो इसको भी आपने जरूर याद रखना है, ठीक है। अब एक और बात आई थिंक मैंने नहीं एक्सप्लेन की कि अगर ये आपने कैसे पता लगाना है कि P वाला फार्मूला लिखना है या D वाला। तो ये देखो यहाँ पर हर जगह डिविडेंड का जिक्र हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर डिविडेंड का फार्मूला लिखा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर डिविडेंड की जगह आप शेयर या प्राइस का लिखा हुआ होता ना, तो आप यहाँ पर D की जगह P कर देते और साथ R माइनस G लिख देते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अलीस कॉर्पोरेशन पेज RS9। अब यहाँ पर देखिए अगेन स्टेडी स्टेट है, तो स्टेडी स्टेट के मुताबिक हम लोग DT का फार्मूला लिखेंगे, D0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस GT। तो पहले हमें D1 का करना होगा, क्योंकि ऊपर फार्मूले में भी D1 ही है, ठीक है।
ये D0 नहीं है, D1 है। D1 क्यों है? एक मिनट। व्हाट विल बी द डिविडेंड पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईच ईयर? हाँ, ये रहा एंड ऑफ द ईच ईयर। ठीक है, एंड ऑफ द ईच ईयर मतलब कि D1। पहले आपने D1 को देखना होगा। D1 हमारे पास क्या है? 9। ये रहा D1 हमारे पास क्या है? 9 मल्टीप्लाई बाय बाकी सारी रकमें लिखोगे और 9.45 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये D0 को D1 करने का बेसिकली मकसद ये था, एंड ऑफ द ईच ईयर। ये छोटी छोटी बातें याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है सपोज दैट द करंट डिविडेंड इज Rs 3.5, द डिस्काउंट रेट इज 11% एंड डिविडेंड ग्रोस कांस्टेंट ऑफ 4%। ये अगेन आपके पास, अच्छा ये देखें, बताया था ना ऊपर की डिविडेंड अगर फाइंड करना हो तो आपने डी लिखना है। अब ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक। ठीक है, अब यहाँ पर बात किसकी आ गई है? प्राइस की। जब बात प्राइस की आ गई तो हम लोग डी की जगह P लिख देंगे। ठीक है, ये देख लो P0 इज इक्वल टू D0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G और साथ में R माइनस G लिख दिया। ठीक है, ये अब दूसरी साइड पे आपने P0 वाली जो शीट मैंने आपको बनवाई थी उस पर आपने लिख देना है P0 इज इक्वल टू D0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G R माइनस G। जब रकमों को हम इसी के अकॉर्डिंग पुट करेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब रकमें तो पुट करना आपके लिए हार्ड नहीं होगा ना, क्योंकि जी भी पता है क्या होता है, ग्रोथ रेट। ग्रोथ की तरह हमारे पास करंट डिविडेंड 3.5 है, डिस्काउंट रेट 11% है और ये ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ रेट हमारे पास 4% है। इसी तरह कैपिटल आर वगैरह की रकमें भी आप खुद से लिख सकेंगे। ठीक है, उसके बाद है जी इन केस दैट करंट डिविडेंड इज Rs 3.20, द डिस्काउंट रेट 11% है और ग्रोथ रेट 4% है, कैलकुलेट द डिविडेंड एंड स्टॉक प्राइस इन 5 ईयर्स। अब यहाँ पर डिविडेंड को भी करना है और स्टॉक प्राइस को भी 5 ईयर्स में करना है। तो सबसे पहले क्या है जी? D5 को हमने यानी टी को करना है। सो D0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस GT। ये फार्मूला हमें ऑलरेडी पता है। जब हम इनको रकमों को लिखेंगे तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा 3.893। मेन चीज जो है ना वो आपके ये फार्मूले हैं। ठीक है, इनको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, ये जरूर आपने याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको लिख दिए और DP5 यानी कि बताया था कि R माइनस जी जस्ट ऐड करना है अगर बात P में चली जाए यानी कि प्राइस में चली जाए। जब रकमों को पुट करेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद है जी इफ अ फिर्म कॉमन स्टॉक रिक्वायर्ड currently pays an annual dividend of Rs 2.10 per share while the required return of the common stock is 11%, estimate the common stock। अच्छा यहाँ पर क्या है जी? expected grow annual rate 0% to infinity। 0% यानी कि कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब बताया था परपेचुइटी की सिचुएशन जहां पर डिविडेंड इंक्रीज नहीं होता। सो परपेचुइटी का फार्मूला क्या था? P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय KS। अब यहाँ पर पीछे तो R था, यहाँ पर KS क्यों है? KS मतलब कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये आप इसको RB लिख सकते थे। अब KS यहाँ पर लिखने की कोई बड़ी बात नहीं, RB ठीक था। सो KS रिक्वायर्ड रेट और RB रिक्वायर्ड रेट ही है। ठीक है, तो जब रकमों को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद है जी कैलकुलेट द करंट स्टॉक प्राइस PO। यहाँ पर अगेन हम लोगों ने प्राइस को ही कैलकुलेट करना है। सो P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय R माइनस G। अच्छा यहाँ पर अब कंफ्यूज ना हो जाना कि डिविडेंड का जिक्र नहीं है। ये जो ऊपर था ना 1 प्लस जी, नहीं सॉरी, हाँ 1 प्लस जी है, 1 प्लस ग्रोथ रेट, वो कहाँ गया? जस्ट R माइनस जी है। तो उसका बेसिकली मकसद यही है रिमूव करने का कि कहीं पे भी डिविडेंड का जिक्र है ही नहीं। ठीक है, डिविडेंड का जिक्र कहीं पे भी नहीं है तो इसको आप खुद से रिमूव भी कर सकते हो। स्टॉक प्राइस नेक्स्ट ईयर P1 इज इक्वल टू D1। आई डोंट थिंक सो मुझे इसको मजीद इलेबोरेट करने की जरूरत है। सो इन क्वेश्चन को जस्ट एक नजर जल्दी जल्दी देख लेते हैं और आप नोट अपने पास कर लें। ठीक है, सो यहाँ पर अच्छा एक और बात, जब आ जाए ना कंप्यूट के ऊपर स्टेडी स्टेट का बताया था ना कि स्टेडी स्टेट का अगर वर्ड आ जाए, की वर्ड आपके पास आ जाए तो कौन सा फार्मूला लगाना है। अब अगर कंप्यूट आ जाए तो कंप्यूट अगर कुछ करना हो ना आपने तो उसमें याद रखना R इज इक्वल टू कंप्यूट यानी कि R इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस G। ये इसका फार्मूला होगा। ठीक है, कंप्यूट करने के लिए R इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस G। ये फार्मूला भी आप अपने पास लिख के रख लें। ठीक है, आप यहाँ पर भी अगेन कंप्यूट ही कर रहे हैं तो इसलिए अगेन यही फार्मूला लिखा है। तो D1 P0 G आपको पता ही है इस सब क्या होता है, तो आप खुद से रकमें यहाँ पे लिख पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टॉक ऑफ सेलिंग RS स्टॉक है हमारे पास, डिविडेंड भी मौजूद है और
एक्सपेक्टेड ग्रोथ भी है, व्हाट डिविडेंड यील्ड, कैपिटल गेन यील्ड और टोटल स्टॉक। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं। इस तरह के 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो ये क्वेश्चन भी अपने पास लिख के रख लें कि टोटल रिटर्न अगर आपने फाइंड करना है तो टोटल रिटर्न इज इक्वल टू D1, R इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस G, और P1 इज इक्वल टू, ये आपने लिखे ही हुआ होगा, डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई P0, ये भी आपको पता ही है। कैपिटल गेन यील्ड ये न्यू है, इसको आप अपने पास लिखें। कैपिटल गेन यील्ड अगर आपने फाइंड करना हुआ तो उसका फार्मूला होगा कैपिटल गेन यील्ड इज इक्वल टू P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0, ठीक है। रकमें आपके पास सारी मौजूद हैं, आपने जस्ट क्वेश्चन से उसको क्रैम्प करना है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा, बस फार्मूले मेन चीज है। टोटल रिटर्न, अगर टोटल रिटर्न फाइंड करना हुआ तो टोटल रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन यील्ड, ठीक है। और ये सारी रकमें हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में मौजूद हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके पास स्टिल कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर लेना। अच्छा, नाउ हियर वी आर ऑन लेक्चर नंबर 27. If the project will generate cash flows of Rs 10,000 for the next 7 years, for which initial investment is required for 40,000, what will be the net price? अच्छा, NPV, NPV की अगर हम हैंडआउट्स पे देखें, NPV पेज नंबर 100, तो NPV यहाँ पर है हमारे पास नेट प्राइस प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन एन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू एंड इट्स कॉस्ट इज कॉल्ड द नेट प्रेजेंट वैल्यू, ओके। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास मेजर करती है कि कितनी वैल्यू क्रिएट या ऐड की जाएगी टुडे बाय अंडरटेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, ओके। तो इससे रिलेटेड यही याद रखना है। तो फार्मूले की अगर इसमें हम लोग बात करें तो फार्मूला इसमें क्या होगा, पहले तो अच्छा, एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, माइनस इनिशियल वैल्यू, ये माइनस नहीं है, हाँ सॉरी माइनस लगेगा, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस पीवी ऑफ कैश फ्लो। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो क्वेश्चन में मौजूद है ना कि ये रही इन्वेस्टमेंट, ठीक है 40,000, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू कहीं पे भी मौजूद नहीं है, ये कैश फ्लो है और प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। तो प्रेजेंट वैल्यू को पहले आपको सोल्व करना होगा। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला याद रखना, ये क्वेश्चन में जस्ट रकमें पुट की गई है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ मैंने लिख दिया था, आप भी अपने पास लिख लें। पी वी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस आर, और ये माइनस एन डिवाइडेड बाय आर, ये फार्मूला है। आर यहाँ पर क्या होगा, ऊपर तो आर कुछ और ही था ना, रियल रिटर्न था, लेकिन अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू की बात करनी है तो प्रेजेंट वैल्यू में आर होता है डिस्काउंट रेट एंड नंबर ऑफ ईयर्स, और सी टी यानी कि कैश फ्लो इन द ईयर, ये सी मतलब कैश, याद रखना, ओके। सो पहले हम प्रेजेंट वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45,642, और जब इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि 40,000 को माइनस प्लस माइनस होता है, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 4642, यानी कि अब यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में एक और चीज यहाँ पे आप देखो तो लिखा हुआ है इज इट फिजिबल और नॉट। तो ये क्या मतलब होता है, यहाँ पे अगर देखो तो अ पॉजिटिव एनपीवी इंडिकेट्स, एक पॉजिटिव एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडिकेट करती है कि अगर प्रोजेक्ट जो है वो जनरेट करे ज्यादा वैल्यू अपनी कॉस्ट की निस्बत, जितनी आपने कॉस्ट लगाई हुई हो ना अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, उससे ज्यादा आपको वैल्यू दे दे, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की होती है वो फिजिबल होती है एंड रिकमेंडेड टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड टू ऐड वैल्यू इन दी फिल्म, ठीक है, आप इसको फिजिबल कह सकते हो। लेकिन अगर आपकी वैल्यू आपकी कॉस्ट से ज्यादा यानी कि प्रॉफिट कॉस्ट से कम हो तो वो नॉन फिजिबल होती है, तो आप लिख देना कि वो नॉन फिजिबल है करेक्ट में, अगर ना आंसर में अगर कम आंसर आए, ठीक है। और अगर अच्छा एमसीक्यूज में भी ये याद रखना है कि एमसीक्यूज समटाइम पूछ लेते हैं, तो एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखना एनपीवी इफ ग्रेटर देन 0 हो तो वो फिजिबल होती है, लेस देन 0 हो तो वो नॉन फिजिबल होती है, और अगर इक्वल टू हो तो वो ब्रेक इवन होती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, ठीक है। इस लिहाज से ये पेज नंबर 102 पे है, आई थिंक इस पे यही आपके लिए इंफॉर्मेशन थी, मजीद इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये लिखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा एक और बात आई थिंक मैंने नहीं एक्सप्लेन की, प्रेजेंट वैल्यू में ये आंसर कैसे आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तो फार्मूले में मैंने आपको लिख के दिया था ना कि पी वी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ये फार्मूला है, लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रेजेंट वैल्यूज आ जाए तो उसके लिए आपने स्टेप देखने होते हैं।
स्टेप कौन से जी हैं कि स्टेप 1 हमारे पास होगा पीवी इज इक्वल टू ईयर, जो भी ईयर हो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 ईयर्स हैं। ये क्वेश्चन है द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ऑफ ओवर 3 ईयर्स हिट आ प्रोजेक्ट। 3 ईयर्स कौन से हैं? पहले साल में 2500, दूसरे में 45 और तीसरे में 6000। हमारे पास 3 साल हो गए, तो इनको क्या करना होगा कि पहले के हमने जो साल होगा ना उसकी रकम को डिवाइड करना होगा किसके साथ? डिस्काउंट रेट के साथ। डिस्काउंट रेट यहाँ मौजूद है, ये रहा डिस्काउंट रेट 10%। इसको लिखेंगे हम 1.10, ठीक है। तो जब इनको हम स्टेप बाय स्टेप ये इलादा इलादा लिखना है, जब इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा 10498 और उसके बाद एनपीवी का फार्मूला पुट करना है। यहाँ पर स्टेप 2 में ये प्लस और स्टेप 3 में एनपीवी इज इक्वल टू पीवी माइनस सीओ, ये सी मतलब के कॉस्ट है, ठीक है। तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ प्रोजेक्ट हैज द टोटल अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ आर 70,000 while the cash flow, इसमें भी NPV ही आपने फाइंड करना है। if the NPV is positive it means the PV of the project expected flow is greater than the initial investment। अगर आपकी PV सजेस्ट करती है ये feasible है, और अगर ये लेस हो, ये आई थिंक मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद है जी लेक्चर नंबर 27 ऑन पेज नंबर 105, ठीक है। पेज नंबर 105 पे अगर हम हैंडआउट्स में जाके देखें 105, ये रहा 105। सो 105 में बेसिकली यही चीजें याद रखनी है। AAR इज इक्वल टू सम ईयर्स ऑफ द एवरेज अकाउंट, ये फार्मूला, और जिसको शॉर्ट में करके वो लिखेंगे AAR इज इक्वल टू एवरेज नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज बुक वैल्यू, ओके। तो यहाँ पर है जी हमने क्या फाइंड करना है? कंप्यूट द एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न, AAA को हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में तो हैंडआउट्स में तो जस्ट यही लिखा हुआ है ना फार्मूला, AAA इज इक्वल टू एवरेज नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज नेट इन्वेस्टमेंट, लेकिन यहाँ पर आपके पास एवरेज नेट इन्वेस्टमेंट और एवरेज नेट इनकम प्रोवाइडेड नहीं है, तो इसको पहले आपने खुद सॉल्व करना था। अगर आपने खुद सॉल्व करना पड़ जाए तो याद रखना एवरेज नेट इनकम ये रही, ठीक है। ये उसका फार्मूला होगा एवरेज नेट इनकम इज इक्वल टू टोटल नेट इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ईयर्स। टोटल नेट इनकम यानी कि ये सारे प्लस कर लेना, 1 लाख, 2 लाख, 1,50,000 एक्सेट्रा, इन सबको प्लस करना है और उसके बाद डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास क्या है? 5, ठीक है। जब इनको प्लस करके डिवाइड किया तो आंसर आ गया 146। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट यानी कि बुक वैल्यू। एवरेज इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू भी कहते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फार्मूला होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जी 3 लाख, 3 लाख हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आज 6 लाख है। 6 लाख हमारे पास, इसको टोटल प्लस करने से आंसर आएगा। तो जब इसको हम करेंगे डिवाइड 2 के साथ तो हमारे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ये 2 फार्मूले आपके हैंडआउट्स में नहीं थे, इनको जरूर नोट कर लें, और ये ओवरऑल फार्मूला है, ठीक है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही था AAR एवरेज नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज नेट इन्वेस्टमेंट, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके पेपर में भी आया हुआ हो, ठीक है। Operating cash flow of RS 150, net working capital is 30,000 and there was no capital spending during the year. Calculate the cash flow. अब total cash flow को calculate करने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा टोटल कैश फ्लो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग CF माइनस ये कैश फ्लो है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस चेंज इन NWC माइनस कैपिटल स्पेंडिंग NWC नेट वर्किंग कैपिटल, ओके। तो यहाँ पर आपने बस इस फार्मूले को ही याद रखना है। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमारे पास मौजूद है, ये रहा ऑपरेटिंग कैश फ्लो 1,50,000, चेंजिंग इन नेट वर्किंग कैपिटल क्या है 30,000 एंड कैपिटल स्पेंडिंग हमारे पास, कैपिटल स्पेंडिंग जो है वो क्या लिखा हुआ है? नो, मतलब कि वो 0 होगा। सो इसको जब हम रकमों को पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 180। बस आपने याद रखना कि अगर हमें कहा जाता है कि कैलकुलेट करें टोटल कैश फ्लो को तो उसमें ये फार्मूला आपने लगाना होगा। उसके बाद अगेन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अच्छा, ऊपर टोटल कैश फ्लो है लेकिन यहाँ पर आपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो को सॉल्व करना है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो को सॉल्व करें तो टोटल कैश फ्लो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल, ये तो ऊपर वाला फार्मूला है ना। लेकिन अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो को करें तो टोटल कैश फ्लो प्लस चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल प्लस स्पेंडिंग कैपिटल स्पेंडिंग। सो इसको लिखने का मकसद यही है कि अगर हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लो को डिटरमाइन करना है तो उससे पहले हमें टोटल कैश फ्लो को भी देखना होगा कि
देखना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टोटल कैश फ्लो ऑलरेडी मौजूद है, तो जब रकमों को पुट करेंगे तो 180 आ जाएगा। फौरन से बस आपने दो MCQs दो फार्मूलाज याद कर लेने हैं या लिख लेने हैं, एक टोटल कैश फ्लो और एक टोटल ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है जी, अ कंपनी परचेज्ड इक्विपमेंट, कंपनी ने कुछ चीजें परचेज की हैं MACRS से सेकेंड ईयर यूजिंग द MACRS डेप्रिसिएशन परसेंटेज टेबल। एक परसेंटेज टेबल हमें दिया गया है और उसमें हमने MACRS डेप्रिसिएशन को बनाना है। सो डेप्रिसिएशन फ्रॉम द फर्स्ट ईयर में क्या होगा कि आपने 1 लाख को 0.20 से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स कि 1 लाख हमारे पास टोटल क्या है, हमारे पास टोटल वैल्यू है और इसमें से हमने माइनस करना है पहले साल की रकम को, फिर दूसरे साल की, तीसरे की, सो ऑन, मल्टीप्लाई करना है। जस्ट आपने क्या करते जाना है कि टोटल को मल्टीप्लाई करना चाहना है पर ईयर की रकम के साथ, तो आपके पास करेक्ट आंसर आता जाएगा। तो इसको बस ऐसे ही याद रखना है कि डेप्रिसिएशन परसेंटेज टेबल को टोटल वैल्यू के साथ में से जो पर ईयर वैल्यू होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, ओके। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो सोल्व कर लेना। उसके बाद अगेन इसी तरह का ही टेबल है, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जी, आल्सो कैलकुलेट द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। आपने बुक वैल्यू को भी देखना है, तो बुक वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास क्या है, 1,33,320 और टोटल क्या है, टोटल यहाँ पर मौजूद होगी, ये रही 4 लाख, ठीक है। सो जब हम 4 लाख में से इस रकम को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अभी फौरन से आपने बस याद क्या रखना है, बुक वैल्यू का क्वेश्चन क्या होगा, बुक वैल्यू इज इक्वल टू सब्सट्रैक्टिंग द accumulated depreciation minus बुक वैल्यू इज इक्वल टू accumulated depreciation माइनस ओरिजिनल कॉस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला था, ठीक है। उसके बाद है जी, what was the dividend yield। अगर आपको dividend yield से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया गया है तो याद रखना dividend yield is equal to dividend divided by beginning price। beginning price आपको प्रोवाइड की होगी, ये it was a dividend it paid a dividend of per share during the year के दौरान, तो ये बिगनिंग प्राइस होगी और 80% क्या होगा, हमारी इनिशियल प्राइस, ठीक है। तो इसको जब हम रकमों में करेंगे कन्वर्ट तो आंसर 15% आएगा। बस क्या है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है, ये 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिविडेंड यील्ड को करो तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय बिगनिंग प्राइस। उसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस में क्या होता है कि जो भी रकम हो उसका स्क्वायर रूट आपने लेना होता है, ठीक है। तो उसके बाद जी ये रहा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन में आपने स्क्वायर रूट लेना होता है और वेरिएंस में जस्ट सारी रकमों को, वेरिएंस का फार्मूला मे बी आई हैड नॉट मेंशन देयर। उसके बाद अ पर्टिकुलर स्टॉक एक्सपेक्ट्स 15% रेट ऑफ रिटर्न, व्हाट विल बी द रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंशाल्लाह जब मैं आपको डेफिनेशंस वगैरह से रिलेटेड MCQ से रिलेटेड तैयारी करवाऊंगी थ्रू हैंडआउट्स, तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे। रिस्क प्रीमियम इफ द रिस्क रेट इज 7%। अच्छा, यहाँ पर आपने रिस्क प्रीमियम को फाइंड करना है, तो रिस्क प्रीमियम का इंपॉर्टेंट तरीन फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले को आपने जरूर याद रखना है, ये समटाइम MCQs भी बना हुआ होता है रिस्क प्रीमियम। तो रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और MCQs के लिहाज से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास मजीद इंपॉर्टेंट फार्मूला में आता है रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम ऊपर क्या है जी, रिस्क, अच्छा सेम ही है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न माइनस सेम ही है, ठीक है। उसके बाद है जी एवरेज रिटर्न, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दी एवरेज रिटर्न ऑन दी स्टॉक। अगर आपको एवरेज रिटर्न स्टॉक के ऊपर करनी है तो वो क्या होगा फार्मूला, एवरेज रिटर्न इज इक्वल टू x1, मतलब कि ये मीन की तरह ही होगा, ठीक है। एवरेज रिटर्न अर्थमेटिक मीन्स एंड मीन आर ऑन द सेम वे। तो इसमें मीन में हम लोग क्या करते हैं, सारी रकमों को प्लस करके एन नंबर ऑफ टर्म के साथ डिवाइड कर देते हैं, जितने भी नंबर्स हो, यहाँ पर 1 2 3 और 4 है, सबको प्लस करके 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस एवरेज रिटर्न ऑफ द स्टॉक को इसी तरह ही सॉल्व करते हैं। उसके बाद यदि फॉलोइंग डेटा partners to stocks X and Y, which stock will be preferred to the investment of probability of bloom and recession is 50% for each, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है जी, expected rate of return of X, ये important फार्मूला है, इसको फौरन से याद कर ले। expected return for X is equal to probability of boom return in boom plus probability of recession multiplied by
रिटर्न इन रिसेशन, ठीक है, रिसेशन। तो इसमें आपने जस्ट क्या करना होता है, रकमों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी और रिसेशन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 0.20। इनको मल्टीप्लाई करना है एक्स में और वाई में भी जस्ट आपने मल्टीप्लाई ही करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उसको फिर प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई स्टॉक वुड बी प्रेफर्ड एट इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न इज ग्रेटर देन द स्टॉक एक्स। वाई की वैल्यू 18 है और एक्स की 15 है, तो वाई को प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है कि बताएं विच स्टॉक विल यू प्रेफर फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए वही प्रेफर करेंगे जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। यहाँ पर y की वैल्यू ज्यादा है तो इसीलिए वैल्यू है। मेन चीज बस याद रख लेना कि अगर बोल देते हैं आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लोन डिसीजन के रिलेटेड आपने इन्वेस्टमेंट में कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रेफर करेंगे, तो बस एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर एक्स ये फार्मूला आपने लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कंसीडरिंग दी, एक मिनट, okay, considering the following expected returns during the different states of economic, calculate the expected return on portfolio। अच्छा, पोर्टफोलियो से रिलेटेड अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो याद रखना एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेट मल्टीप्लाई बाय रिटर्न इन ईच स्टेट, ठीक है। जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी ये यहाँ पर मौजूद है और जितना भी रिटर्न होगा हर स्टेट में उसको मल्टीप्लाई करके एंड पे प्लस करना है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जी, ये अगेन सेम है एवरेज रिटर्न वाला। यहाँ पर है जी, मिस्टर नदीम इन्वेस्ट 55% ऑफ हिज फंड्स इन सिक्योरिटी ए। सिक्योरिटी ए में मिस्टर नदीम ने 55% अपने फंड्स दिए हैं और बी ने भी एंड बैलेंस इन सिक्योरिटी बी, और सिक्योरिटी बी में बैलेंस दिया है, ठीक है। The expected returns on A and B are 20 and 15% respectively. You are required to calculate the expected return on the portfolio. अब यहाँ पर expected return on portfolio क्या होगा, WA multiply by RA plus WB multiply by WB। अब ये WA और WB याद रखना, WA means weight of investment in security A and WB means weight of investment in security B। उसके बाद RA mean expected return and RB mean expected return on B। तो बस याद यही रखना कि अगर आपको बोला गया है कि रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, तो ये रहा आर पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई बाय आर ए प्लस डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाय आर बी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आर ए आर बी आपके पास प्रोवाइडेड है, रकम को पुट करके आंसर आपके पास करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, a company has borrowed Rs 8,50,000 on the interest rate 12%. Considering the tax rate, you are required to calculate after tax interest bill। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है एंड मोस्ट रिपीटेड है, ये मोस्टली स्टूडेंट के पास आया हुआ होता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट बिल, अगर आपने टोटल यहाँ पर इन दोनों को क्यों इलादा से किया है, क्यों? क्योंकि मेन जो फार्मूला है ना आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट बिल का, वो क्या है, आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट बिल इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट बिल माइनस टैक्स डिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर ना तो टोटल इंटरेस्ट बिल लिखा हुआ है और ना ही टैक्स से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले इन दोनों को सोल्व करना होगा। टोटल इंटरेस्ट बिल किसके बराबर है, टोटल इंटरेस्ट बिल इज इक्वल टू कंपनीज बारोड माइनस इंटरेस्ट रेट। कंपनी ने उधार कितना लिया हुआ है, 8,50,000 और इंटरेस्ट रेट क्या है जी 0.12 मतलब कि 12%। तो करेक्ट आंसर आएगा 1,20,000। उसके बाद टैक्स डिडक्शन, टैक्स डिडक्शन के लिए आपने क्या करना होता है, टैक्स डिडक्शन इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट बिल माइनस टैक्स रेट, ठीक है। टैक्स रेट क्या है आपके पास 12, सॉरी टैक्स रेट ये रहा ना, टैक्स रेट इज इक्वल टू 35%, ये रहा टैक्स रेट, और टोटल इंटरेस्ट बिल हमारे पास ये आ गया 1,20,000। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 35,700 आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास दोनों रकमें मौजूद है, टोटल इंटरेस्ट बिल भी और टोटल डिडक्शन भी, तो हम आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट बिल को इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, दोनों को जस्ट माइनस, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे जरूर फोकस रखना। उसके बाद कंपनी पेड इज डिविडेंड ऑफ Rs 5 per share last year. The stock current price is Rs 45. Find out the cost of capital if dividend is estimated to grow steadily at 9% per year। अब यहाँ पर आपने कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सॉल्व करना है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा वो क्या है, RE इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाय, ये ऊपर हम लोगों ने किया हुआ है ना,
हाँ, डिविडेंड्स को करना है तो डिविडेंड के लिए ये रहा फार्मूला D1 डिवाइडेड बाई PO प्लस G। ये तो आपको याद हो जाना चाहिए, ये भी सेम ही है। उसके बाद नेक्स्ट है डिटरमाइन द फिल्म्स वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ WWAC। अब यहाँ पर फिर से वेटेज को ही फाइंड करना है तो रिपीटेड फार्मूला है, ये सारे रिपीटेड हैं जी, आपने जस्ट वैल्यूज को ही पुट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मजीद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ द फिल्म। अगर आपसे कहा जाता है कैलकुलेट द कैपिटल स्ट्रक्चर्स एंड WACC। अच्छा, WACC वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये MCQs भी बन सकता है, तो याद रखना WACC स्टैंड्स फॉर वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो टोटल वैल्यू ऑफ द फिल्म अगर आपने देखनी हो तो वो क्या होगी, इज इक्वल टू टोटल इक्विटी प्लस टोटल डेट, ठीक है। टोटल इक्विटी में आपने टोटल डेट्स को प्लस कर लेना है। उसके बाद आपने फार्मूला लगाना है, क्योंकि हमने क्या करनी है, वेटेज देखनी है। ये रही वेटेज। वेटेज देखने के लिए आपने बस ये फार्मूला याद रख लो कि जहां भी वेटेज देखनी है ना, वेट देखना है आपने, तो वेट्स के लिए आपके पास क्या होगा, WACC प्लस WE मल्टीप्लाई बाय RE। मतलब कि ए में से जो आपकी होगी ना इक्विटी, दोनों जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होंगी उनको मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर देना है, ओके। उसके बाद है जी टर्नओवर। टर्नओवर मिड टर्म में आपने बहुत इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं और ये आपके लास्ट लेक्चर्स में अगेन रिपीट हुए हैं फ्रॉम लेक्चर 41 टू 45, ठीक है। सो मिड टर्म में ये आपके लिए इजी रहा था और मिड टर्म में ये मैंने सारे एक्सप्लेन भी किए थे। अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप मिड टर्म की वीडियो में दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जस्ट मैं आपको फॉर्मूलाज ही रिपीट करवाऊंगी। तो पेएबल टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज पेएबल्स, ठीक है। पेएबल पीरियड इज इक्वल टू 365 डेज डिवाइडेड बाय पेएबल टर्नओवर। ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको मत भूलिएगा, ठीक है। ये MCQ शॉर्ट क्वेश्चन हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिसीवेबल पीरियड भी, रिसीवेबल पीरियड में क्या होता है, 365 डेज को मल्टीप्लाई करना होता है रिसीवेबल टर्नओवर के साथ। ऑपरेटिंग साइकिल, अच्छा ये हमारे पास एक न्यू फार्मूला है ऑपरेटिंग साइकिल, जो कि पीछे रिपीट नहीं हुआ है, तो इसको जरूर आप फौरन से अपने पास नोट कर लें, याद कर लें। अगर नोट आप कर रहे हैं दैट्स वेरी 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 एक्सीलेंट, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इंशाल्लाह पेपर वाले दिन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। उसके बाद जी अगेन इन्वेंट्री पीरियड, रिसीवेबल पीरियड, ये वगैरह अगर आपको सॉल्व करने हुए तो जस्ट फार्मूला को याद रखें। अगेन ऑपरेटिंग कैश फ्लो फार्मूले याद रखें तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर्स में अगेन आपके टर्नओवर से रिलेटेड ही ज्यादा फोकस किया गया है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था जी, वो ये था कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश अगर आपने देखना हो तो क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज इक्वल टू एंडिंग कैश बैलेंस माइनस नेट कैश इनफ्लो प्लस टोटल कैश डिसबर्समेंट, ओके। तो इस फार्मूले को भी याद रख ले हैं। ओपनिंग कैश फ्लो ऑफ द कंपनी, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैश फ्लो। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो बस ओपनिंग कैश फ्लो मींस ये सारा, ठीक है। एक में पहले माइनस और फिर प्लस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग कैश फ्लो बजट, अ कंपनी हैज फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक कंपनी के पास मंदरजा झैल इंफॉर्मेशन है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कंपनी नीड्स टू बोरो अ मिनिमम टू मेंटेन मिनिमम कैश फ्लो। मिनिमम कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए रखने के लिए कंपनी को क्या करना होता है, एंडिंग बैलेंस ऑफ द कैश देखना होता है। एंडिंग बैलेंस ऑफ द कैश किसके बराबर है, ऑपरेटिंग बैलेंस प्लस नेट कैश फ्लो इनफ्लो प्लस टोटल कैश डिसबर्समेंट। और अगर आपने अमाउंट नीड टू बोरो, अगर आपने देखना हो कि हमें कितनी अमाउंट अपनी कंपनी के लिए बोरो करने की जरूरत है, तो उसके लिए आपने मिनिमम कैश बैलेंस देखना होता है और उसमें से एंडिंग बैलेंस को माइनस करना होता है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बस अगर मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस आ जाता है तो ये आपने फार्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाना है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इजी है, मेन चीज फार्मूले है। फार्मूले को इसी तरह ही लें जिस तरह आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन में फार्मूले आपने सारे, अगर आप एक लॉन्ग लिस्ट में रख लेंगे तो आई थिंक ये तकरीबन इसमें 27 से 28 फार्मूले हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यानी कि 27 से 28 क्वेश्चन हैं, उनको याद कर लेना तो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त पेपर की तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला एक आ रहा है, वो ये है कि
नेट फ्लोट इज इक्वल टू डिसबर्समेंट फ्लोट प्लस कलेक्शन ऑफ फ्लोट। ठीक है, अब ये किसका फार्मूला है, आपने कब लगाना है, जब यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट फ्लोट ऑफ द कंपनी। जब आपको कहा जाए कि आपने कैलकुलेट करनी है नेट फ्लोट ऑफ द कंपनी, तो उसमें नेट फ्लोट का फार्मूला लगेगा जी डिसबर्समेंट फ्लोट प्लस कलेक्शन फ्लोट। इंपॉर्टेंट फार्मूला, आपने ये फार्मूले याद जरूर रखने हैं। ठीक है, उसके बाद है जी ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मिस्टर इब्रार विल हैव टू पे अमाउंट ऑफ। इस क्वेश्चन में क्या है जी, मिस्टर इब्रार प्लेस्ड ऑन द ऑर्डर अकाउंटिंग टू RS 45,000 on August 1, 2023 and supplier gives credit terms how much amount must pay if payment is made on August। अच्छा, यहाँ पर आपके पास पेमेंट्स देगी हैं, क्रेडिट अमाउंट ये सारी आपके पास लिखना है। कैश पेमेंट ऑफ मिस्टर अमजद पेड विद डिस्काउंट पीरियड 45,3 ऑन अगस्त 15 मल्टीप्लाई मिस्टर इब्रार हैव पे फुल अमाउंट ऑफ 45,000। सबसे पहले आपने क्या करना जी, क्रेडिट अमाउंट आपके पास 45,000 अवेलेबल है, क्रेडिट टर्म आपने लिख लेनी है। डिस्काउंट अमाउंट मींस कि इनमें क्रेडिट अमाउंट और क्रेडिट टर्म को मल्टीप्लाई करना, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला बनेगा। तो याद रखना डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट माइनस क्रेडिट टर्म। उसके बाद डिस्काउंट अमाउंट आपके पास इसका जब करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1350। कैश पेमेंट ऑफ अगस्त आपने लिखनी है जो कि 11 अगस्त को की गई थी। अगर 11 अगस्त को की गई थी तो वो थी, उसमें से आपने टोटल डिस्काउंट माइनस करना है, तो आंसर आएगा 43,650। ठीक है, तो Mr. Ahmed paid with the discount period, so we will pay 43,650 on August 15. Mr. Ibrahim have to pay 45,000 because discount period has been expired। ठीक है, जब डिस्काउंट एक्सपायर हो जाएगा तो उसको 45 पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर डिस्काउंट है तो उसने 43% पे करना है। डिस्काउंट से रिलेटेड फार्मूला है, तो ये जस्ट आपके लिए इजी रहेगा कि जितनी भी रकम हो उसमें से जितना भी डिस्काउंट प्रोवाइड किया गया हो उसको माइनस कर लो। दैट्स इट एंड वेरी 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 सिंपल। ओके, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जी, टोटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ द कंपनी। आपको कहा जाए अगर आप सॉल्व करें जी टोटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ द कंपनी, तो टोटल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ओके, टोटल कैरिंग कॉस्ट किसके बराबर है, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई करना है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये फार्मूला आपने जरूर लिख के आना है। या आ सकते टोटल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ई ओ क्यू डिवाइडेड बाई 2। आप इन दोनों में से कोई से भी एक लगाएंगे तो आपके पास आंसर सेम ही आएगा, तो आई विल प्रेफर द फर्स्ट वन। ठीक है, वो ज्यादा इजी है तो उसी को ही लिख के आ जाना। ठीक है, कोई भी फार्मूला आपने छोड़ना नहीं है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला कैलकुलेट द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, ऊपर क्या था, ऊपर था टोटल कैरिंग कॉस्ट। ये कैरिंग और ऑर्डरिंग में फर्क याद रखना, फार्मूलों में भी याद रखना। कैरिंग कॉस्ट में क्या है, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, और ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट पर ऑर्डर, फिक्स्ड कॉस्ट पर ऑर्डर प्लस नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर। ठीक है, ये दोनों फर्क याद रखना, आप कंफ्यूज ना हो जाना ऑर्डर और कैरिंग के बीच का। सो दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे 45 लेक्चर्स के तमाम फार्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तमाम क्वेश्चंस, और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। मेन चीज़ फार्मूले हैं, प्रैक्टिस बेशक ना करो, बस फार्मूलों को ज़रूर याद रख लेना। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो ऑन ACC 501 आई एम गोना अपलोड ऑन द MCQs बेस, जिसमें आपके 33 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे MCQs कवर हो जाएंगे। जस्ट आप ये दो वीडियोस, एक ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वाली और दूसरी जो अपलोड होगी वो होगी ACC 501 MCQs वीडियो। उन दोनों को आप वॉच कर लें और आपकी ACC 501 की तैयारी 100% मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी, आल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।